हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा पहला चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। और इस क्लास में हम देखेंगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे दी जाए तो उसे आप संतुलित किस तरीके से करोगे, संतुलित यानी बैलेंस किस तरीके से करोगे। तो कोई भी अभिक्रिया दी जाए उस अभिक्रिया को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। संतुलित करने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए भाई। संतुलित करने का मतलब होता है कि जितने तत्व उत्पाद की तरफ बन रहे हैं उतने ही जो है अभिकारक की ओर भी होने चाहिए। यानी जितने तत्व अभिकारक में है उतने ही तत्व किस में होने चाहिए, उत्पाद में भी होने चाहिए। दोनों ओर तत्वों की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। परमाणु की संख्या समान क्यों होनी चाहिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कोई ज़रूरी है कि परमाणु की संख्या बराबर ही होनी चाहिए। यानी कोई रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन में अगर 2 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, अभिकारक में लिखे हुए हैं, इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन उत्पाद में भी होने ही चाहिए। अगर 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में रखे हुए हैं, इसका मतलब है 4 हाइड्रोजन राइट साइड में भी होने चाहिए। तो परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसके पीछे मेन रीजन आता है, आपने एक नियम पढ़ा होगा, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। कौन सा नियम पढ़ा होगा भाई आपने? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान को न हम नष्ट कर सकते हैं, नहीं द्रव्यमान को हम विनाश कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो द्रव्यमान शुरुआत में दे रखा है, अभिक्रिया स्टार्ट करने से पहले जो हमें अभिकर्मक दे रखे हैं, उनका जितना द्रव्यमान है वही द्रव्यमान अभिक्रिया पूरा होने के बाद में जो उत्पाद बना है उसका द्रव्यमान बिल्कुल समान ही मिलना चाहिए। यानी जो द्रव्यमान शुरुआत में दिया गया है वही द्रव्यमान कहाँ पे आना चाहिए, हमें बाद में भी मिलना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि द्रव्यमान समान तभी मिल पाएगा जब तत्वों की संख्या भी समान होगी। इसीलिए अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। कोई भी रिएक्शन अगर हम लिख रहे हैं तो रिएक्शन तब तक बिल्कुल अधूरी रहेगी जब तक कि आप उस अभिक्रिया को बैलेंस नहीं कर रहे हो, संतुलित नहीं कर रहे हो। तो जो अभिक्रियाएं आपने संतुलित कर दी हैं, संतुलित करने का मतलब जिन अभिक्रियाओं को आपने इस तरीके से बैलेंस कर रखा है कि जितने तत्वों की संख्या लेफ्ट साइड में है उतने ही राइट में भी कर दी है, यानी जितने अभिकारक के दे रखे हैं तत्वों की संख्या उतने ही उत्पाद हैं, उनको तो हम बोलेंगे संतुलित अभिक्रियाएं हैं। लेकिन अगर ऐसा रिएक्शन दिया हुआ हो, कहीं लिखा हुआ हो कि अभिकारक में जितने तत्वों की संख्या है उतने उत्पाद में नहीं है, इसका मतलब है वो असंतुलित अभिक्रिया हो जाएगी। तो संतुलित में तो परमाणुओं की संख्या समान मिलेगी और असंतुलित में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। और हमारा काम होता है असंतुलित अभिक्रिया अगर कोई लिखी हुई है तो उसको हमें संतुलित लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस किस तरीके से करते हैं उस चीज़ को भी हम समझेंगे कि कोई भी अभिक्रिया दी गई है उस अभिक्रिया को आप किस तरीके से बैलेंस कर पाओगे। तो सबसे पहले तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या फिर उत्पाद प्रत्येक तत्वों में परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए भाई, समान होनी चाहिए। तो जितने तत्व अभिकारक में दे रखे हैं उतने ही तत्व उत्पाद में भी होने चाहिए, तभी आप उसे संतुलित अभिक्रिया बोल पाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हुआ है। A+B से क्या बन रहा है, AB बन गया। तो यहाँ पर अभिकारक में कौन कौन से तत्व थे, एक A था एक B था। तो A का कुछ द्रव्यमान होगा, B का कुछ द्रव्यमान होगा, दोनों ने अभिक्रिया की, अभिक्रिया करके संयोग करके क्या बना दिया भाई, इन्होंने AB बना दिया। तो जो द्रव्यमान A और B का है, इन दोनों का है, वही द्रव्यमान किसका मिलेगा, AB का मिलना चाहिए। तो जो द्रव्यमान हमारा अभिकारक का है वही द्रव्यमान किसका मिलेगा, उत्पाद का भी होगा। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है संतुलित अभिक्रिया हो जाएगी। और अगर कोई असंतुलित रिएक्शन दे रखी है, कोई भी रिएक्शन हो जो असंतुलित है, असंतुलित का मतलब है वह अभिक्रिया जहाँ पर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, वो असंतुलित अभिक्रिया कहलाएगी। आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख भी सकते हो। क्या डेफिनेशन है? जैसे पहली मैं बात करूं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन।
अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होगा? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो जिसमें जितने हमारे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या दे रखी है उतनी ही हमारे उत्पाद में भी परमाणु की संख्या दे रखी है, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोल दोगे? वो रिएक्शन जो है संतुलित है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। अगर बात की जाए असंतुलित की, तो असंतुलित का क्या मतलब हो जाएगा भाई? तो दूसरी प्रकार की जो रिएक्शंस हमारी बन सकती हैं वो कौन सी हो जाएगी भाई? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, यानी इसे हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगी, कैसे हम इसे कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे आप सभी। अनबैलेंस्ड का मतलब हो जाएगा, बस इसमें आप थोड़ा सा लिख दोगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या एवं उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, समान नहीं होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, वह असंतुलित अभिक्रिया कहलाती है। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, तो जहाँ समान है वो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, जहाँ पर समान नहीं आ रहे हैं परमाणु की संख्या वो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल से इन्हें अभी हम समझते हैं। देखो, जैसे आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना हुआ है। जिंक यानी Zn दिया हुआ है और H2SO4 से क्या बना? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना है। तो जिंक कितने हैं लेफ्ट साइड में? एक है। यहाँ पर भी जिंक कितने हैं? एक दे रखा है। हाइड्रोजन कितने हैं? दो। हाइड्रोजन दो है। और सल्फर एक, ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन चार है। यानी जितने परमाणुओं की संख्या लेफ्ट साइड में है उतने ही किसमें है? राइट साइड में। आप इसे चेक करके बना सकते हो। तत्व कौन कौन से? जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने हैं? एक। यहाँ पर कितने हैं? दो। और हाइड्रोजन दो है। ये कितना है? एक है। ऑक्सीजन कितने? चार। तो लेफ्ट साइड में तत्वों की संख्या लिख ली, राइट साइड में तत्वों की संख्या लिख ली। तो आप देख पा रहे होंगे जो लेफ्ट में है वही कितना आ रहे हैं? राइट में भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये संतुलित अभिक्रिया का उदाहरण निकल के आ जाएगा। तो कौन सी अभिक्रिया का है एग्जाम्पल? ये संतुलित अभिक्रिया है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण आप इसे लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि असंतुलित अभिक्रिया अगर आ जाए, तो असंतुलित अभिक्रिया अगर है तो उसे आप संतुलित किस तरीके से कर सकते हो? तो यहां मैं लिख देता हूं पहले, असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित करना। असंतुलित अभिक्रिया अगर दे रखी है तो उसको आप किस तरीके से संतुलित कर सकते हो वो हमें देखना है। तो
तो ये है हमारा स्टेप 1। पहला स्टेप क्या आएगा भाई? सबसे पहला स्टेप ये आएगा कि रासायनिक समीकरण जो भी दे रखा है, रासायनिक समीकरण लिखो, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। तो जो ऐसे हमें रिएक्शन दे रखी है Fe प्लस H2O से Fe3O4 प्लस H2 दिया है, तो आप सबसे पहले इन पे डब्बा बना लो। डब्बा वैसे ये एक तरीका है, जब रिएक्शन को बैलेंस करो आपको बस इमेजिन करना है कि डब्बा बना हुआ है, अदरवाइज ऐसे डब्बा नहीं बनाना है एक्चुअल में। डब्बा बना लो। डब्बा बनाने का मतलब केवल इतना है कि जो यहाँ लिखा हुआ है यौगिक, उस यौगिक के अंदर छेड़ाखानी नहीं करनी है आपको। कैसे? ऐसा नहीं है कि इधर 3 Fe दिख रहे हैं तो यहाँ Fe3 कर दो, यहाँ 3 लगा दो आप। Fe3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जो दिया हुआ है उस पर पहले डब्बा लगाओ। डब्बा लगाने का मतलब है इनको नहीं छेड़ना है आपको। इस डब्बे के बाहर कुछ भी लिखो बैलेंस करने के लिए। बैलेंस अगर करना है तो डब्बे के बाहर ही हमें करना है। बाकी ऐसा नहीं है कि डब्बे के अंदर आप बैलेंस करने बैठ जाओ कि यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ आपने जो है H2O4 कर दिया। H2F4 का मतलब तो बिल्कुल यौगिक ही बदल दिया आपने। हो सकता है ये यौगिक बनता भी हो, नहीं भी बनता हो, कोई पता नहीं है। तो आपको डब्बा जो बनाया है आपने, बॉक्स जो बनाया है, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, केवल और केवल बाहर लिखेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप करा सकते हो चाहो तो, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता ही रहा हूं। तो पहला स्टेप क्या है? आपको बॉक्स बना लेने हैं और बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। दूसरा देखो, दूसरा स्टेप क्या कहता है? समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को नोट कीजिए। आप चेक करो कि जितने भी तत्व दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं। लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने दे रखे हैं। जैसे आपको ये रिएक्शन दी हुई है तो आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब देखो आयरन कितना है 1, इधर कितने हैं 3, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 4 दे रखे हैं। तो आपने देख लिया कितने कितने हैं, और आप देख रहे हो जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में नहीं आ रहे हैं, यानी इनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बॉक्स बना लिया। दोबारा में हमने क्या किया? एटम्स को देखो, इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, अभिकारक में कितने परमाणुओं की संख्या दे रखी है और उत्पाद में कितने परमाणुओं की संख्या दे रखी है, वो दोनों आपको चेक करने पड़ेंगे। और इसे करने के बाद अगला जो स्टेप है, थर्ड स्टेप, जहां पर सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित करना होगा। तो जहां पर सबसे अधिक परमाणु की संख्या आ जाए उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे अधिक परमाणु कौन सा है भाई? यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 4। तो 4 को अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या बनेगा। ऑक्सीजन वाले को हम कर रहे हैं, H2O में ऑक्सीजन कितने आ रहे थे? 1 आ रहा था। देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आ रहे थे? 4 आ रहे थे। तो 4 अगर करना है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरफ आपने 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करके हुआ क्या? ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन कितने थे? 4 हो गए। 4 से मल्टीप्लाई मैंने बॉक्स के बाहर किया है, ना कि अंदर किया है। ओके, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर से अब ये स्टेप जो है रिपीट करते रहो, जब तक रिपीट करते रहो जब तक कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर ना हो जाए। अब क्या करोगे? फिर से चेक करो परमाणु की संख्या इधर कितनी है, इधर कितनी है, और जहां पर सबसे अधिक परमाणु की संख्या आ रही है उसे फिर आप पहले बैलेंस कर दीजिए। तो आगे अगर हम चेक करके देखें तो हमारे पास में सबसे ज़्यादा किसका मिला था? हमारे देखो फिर से क्या है, सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित करना है। तो तीसरा जो स्टेप था उसी के भांति आपको संतुलित करना है। तो Fe था, H2O है, Fe3O4 है और H2 था। वहाँ 4 अभी लिखा हुआ नहीं था। तो यहाँ पर अगर आप फिर से देखोगे तो फिर से आपको अगले स्टेप में किसको बैलेंस करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इधर कितने आ रहे हैं? 8। इधर अगर 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी कितना बनाना पड़ेगा? 8। और 8 अगर बनाना पड़ेगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया है। फिर हाइड्रोजन अगर बैलेंस हो गया तो फिर से अगला वाला देखो कौन सा तत्व करना है? जैसे आयरन करना है। आयरन को देखो यहाँ कितने थे? 3 थे, यहाँ कितना था? 1 था। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। तो हमने आयरन को भी बैलेंस कर दिया है। और ये स्टेप तब तक लगातार रिपीट करते जाना है जब तक कि दोनों तरफ उपस्थित जितने भी परमाणु दे रखे हैं उन सभी को बैलेंस ना कर दिया जाए। बार बार गिनो और बार बार आप उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, उचित गुणांक लगाते जाओ। अगला है अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। रिएक्शन बैलेंस करने का मतलब केवल इतना सा नहीं है कि आपने बस ये गुणांक लगा दिए रिएक्शन बैलेंस हो गई। नहीं, जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं अभिकारक या उत्पाद, उनकी आपको अवस्था भी बतानी है, भौतिक अवस्था भी बतानी है। जैसे कि अगर कोई ठोस दे रखा है, ठोस बोले तो सॉलिड, तो सॉलिड अगर दे रखा है तो वहाँ पर आपको साइड में छोटा सा S लगा देना है। अगर आपको द्रव दे दिया जाए, द्रव बोले तो लिक्विड,
अगर लिक्विड दिया हुआ है कहीं पे भी तो लिक्विड के लिए आपको छोटा सा L लगा देना है, और अगर आपको गैस दे दिया जाए तो गैस के लिए आपको यहाँ पर स्मॉल g लगा देना है। तो ठोस द्रव गैस, एक आपको जलीय द्रव भी दे सकता है, जलीय विलयन, जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन अगर दे दिया जाए तो आप AQ वहां पे लगा सकते हो, क्या लगाओगे, AQ। तो सॉलिड ठोस के लिए होता है, लिक्विड मतलब एल द्रव के लिए होता है, G गैस के लिए होता है, और AQ किसके लिए होता है, जलीय द्रव। जलीय विलयन का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन का मतलब होता है ऐसा कोई विलयन जहां पर जल की मात्रा अधिक हो। तो कोई भी विलयन जहां पर जल अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, घोल सा नजर आ रहा है जहां पर जल है, उसे हम एक्वस बोल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है, जलीय विलयन वो बना हुआ है। तो इस तरीके से आप इन तीनों टर्म का यहाँ पर यूज करते जाओगे, S, L, G एंड AQ। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने लिख दिया कि Fe आयरन कैसा होता है, सॉलिड होता है तो S लगा दिया है। H2O यहाँ पर गैसियस फॉर्म में होता है, H2O द्रव और गैस दोनों फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर जो है H2O गैसियस फॉर्म में है तो गैस लगा दिया है। ये जो Fe3O4 बना है इसका सॉलिड होता है, ठोस होता है तो सॉलिड लगा दिया है। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है तो यहाँ हमने गैस लगा दिया है। तो क्या किया हमने, भौतिक अवस्थाएं प्रदर्शित कर दी हैं। इन्हें करने के बाद में अगला स्टेप क्या है, कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हो आप। तो कोई भी रिएक्शन अगर दे रखी है, बहुत सी रिएक्शंस जब पूरा हम कराते हैं तो रिएक्शंस को पूरा कराते वक्त कुछ कंडीशंस होती हैं, और उन कंडीशंस को जैसे दाब, किसी रिएक्शन को पूरा कराने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है कि जी फलानी रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे होगी, या किसी रिएक्शन को पूरा कराने के लिए दाब की आवश्यकता होती है, या किसी रिएक्शन को जल्दी से कराने के लिए हम उत्प्रेरक डाल देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बाहर से हम कोई चीज़ दे रहे हैं, तापमान है, दाब है, उत्प्रेरक है, तो उन चीज़ों को भी आप प्रदर्शित करोगे, और कहाँ पर करोगे, जो एरो लगा हुआ होता है उस एरो के आप ऊपर लगा दोगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिया हुआ है CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैसेस फॉर्म में है, प्लस H2 गैसेस फॉर्म में है। ये रिएक्शन 340 एटमॉस्फेरिक दाब पर होता है, ये वायुमंडल होता है, हिंदी में एटमॉस्फेरिक को वायुमंडल बोलते हैं। तो 340 वायुमंडल ये दाब पर रिएक्शन हो रही है, और क्या बनता है, CH3OH बनता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप देख रहे होंगे गैस, गैस, लिक्विड ये भी लगा रखा है, और जो परिस्थिति दी है, दाब जो दे रखा है एरो के ऊपर लगाया है। अगली रिएक्शन आप देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दे रखा है, प्लस H2O है। ये किसकी उपस्थिति में हो रही है, सनलाइट, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। तो सनलाइट की उपस्थिति में अगर रिएक्शन हो रही है तो हमने उसे ऊपर एरो के ऊपर ही, या नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। तो ये हमारा ग्लूकोज बन जाता है, एक्वस फॉर्म में है, और ऑक्सीजन है एक्वस फॉर्म में, और H2O लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। तो आप देख रहे हो ये जो रिएक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हुई हैं, ये वाली रिएक्शन दोनों के दोनों, इनको आप बोलोगे संतुलित अभिक्रियाएं हैं। क्यों? क्योंकि परमाणुओं की संख्या भी समान है, आपने अवस्था भी प्रदर्शित कर रखी है, और एरो के ऊपर जो कंडीशंस हैं वो भी आपने लगा रखी हैं कि यहाँ पर कितना दाब लग रहा है, ताप कितना है, या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, जैसे सनलाइट की उपस्थिति, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश होगा, उसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में हो रही है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। तो छठवां स्टेप हमारा यही है कि जो भी परिस्थितियां दे रखी हों उन्हें आप जो है तीर जो दे रखा होता है उस तीर के आपको ऊपर ही लगाना पड़ेगा, तब जाके आप उसे लिख पाओगे कि क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है। अगला देखिए भाई, आगे तो फिर आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, ठीक है, इन्हें हम अगली क्लास में जो है पढ़ेंगे ही। तो यहीं तक है रिएक्शंस को बैलेंस करना। और ये जो हमारे रिएक्शंस को बैलेंस करने वाला मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि किस तरीके से किसी भी रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, इनके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स मैं अगली क्लास में लेके आने वाला हूँ। पहले बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आने वाला हूँ जिनमें हम देखेंगे किस तरीके से अभिक्रियाओं को आप बैलेंस करोगे। तो अगली क्लास में हम उसे देख ही लेंगे कि कितनी तरीके से आप रिएक्शंस को, कोई भी रिएक्शन दे दी जाए उसको किस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होंगे, और बैलेंस करना सभी बच्चों को आना चाहिए। तो अभी आज की क्लास में बस आप इतना ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है भाई आपको, कि जितने भी हमने स्टेप लिखाए हैं इन स्टेप को आप 1 बाय 1 लिख लेना। रिएक्शंस होती क्या हैं, किस तरीके से रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय।